नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। आज फिर चर्चा सनातन की पार्टी की कर लेते हैं। सनातन के लिए जो पार्टी बनने जा रही है उसकी चर्चा अभी बनी नहीं है, लेकिन शीघ्र ही वो पार्टी आकार ले सकती है। यानी कि अलंकार अग्निहोत्री निलंबित पीसीएस बरेली से, उन्होंने अभी 2 दिन पहले एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है और वो सनातन के हितों के लिए पार्टी बनाएंगे। इस पर हमने चर्चा की थी परसों। अब इस पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिर अलंकार अग्निहोत्री को और उनके इस वैचारिक यात्रा को, जो नई वैचारिक यात्रा वो शुरू करने जा रहे हैं सनातन हितों के लिए, यानी कि राजनीति में एक नया प्रयोग वो लेकर आ रहे हैं। केवल सनातन की बात करके राजनीति करना, ये एक नया प्रयोग होगा। हिंदुत्व को लेकर तो राजनीति हुई है, हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर तो राजनीतिक दल बने हैं। हिंदू महासभा हिंदुत्व का और राष्ट्रीयता को आधार लेकर ही राजनीति में आई थी। जनसंघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वैचारिक अधिष्ठान से निकली हुई पार्टी थी, उसने भी हिंदुत्व की, राष्ट्रीयता की, देशभक्ति की बात की। भारतीय जनता पार्टी ने भी इससे कभी इनकार नहीं किया कि वो हिंदुत्व की बात या हिंदू हित की बात नहीं करती है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का भी झुकाव हिंदुत्व की तरफ रहा ही है और उन्होंने ऐसे काम किए भी हैं जिससे लगता है कि वो हिंदू हितों की चिंता करती है। लेकिन क्या आज जो नई पार्टी बनने की बात चल रही है, अलंकार अग्निहोत्री ने जो बात की है, क्या उसको देश में या कहें केवल उत्तर प्रदेश में, हो सकता है उनकी प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहे फिलहाल, तो क्या उनको व्यापक समर्थन मिलेगा सनातन समाज का? और उनकी जो सनातन की परिभाषा है जो उन्होंने अभी व्यक्त की थी वो सीमित है। वो केवल ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, क्षत्रियों की बात कर रहे हैं, वैश्यों की बात कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने कोई ऐसा संकेत नहीं दिया है कि वो सनातन की व्यापकता में बात कर रहे हैं और उसमें दलितों और पिछड़ों की क्या स्थिति होगी, इस पर अभी उन्होंने अपना मंतव्य और अपना विचार प्रकट नहीं किया है। तो अलंकार अग्निहोत्री का समर्थन कैसा है, कितना उनको समर्थन मिल रहा है, तो इस पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो परिदृश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि अलंकार अग्निहोत्री सिटी मजिस्ट्रेट बरेली थे। उनका कार्यक्षेत्र बरेली था, जहां से उन्होंने 26 जनवरी को त्यागपत्र दिया गणतंत्र दिवस के दिन और यूजीसी के नियमों के विरोध में दिया। उसके बाद उन्होंने भ्रमण शुरू किया प्रदेश का। मूल रूप से निवासी वो कानपुर के हैं, तो ये माना जा रहा था कि उनको कानपुर, बुंदेलखंड, मध्य उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम सब जगह व्यापक समर्थन मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। हाँ, ये बात सही है कि उनको पश्चिम उत्तर प्रदेश में और ब्रज में अधिक समर्थन मिलता दिख रहा है। ब्रज में एक शहर है हाथरस, वो हाथरस गए थे त्यागपत्र देने के बाद। वहां से उन्होंने घोषणा की थी कि वो 7 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे और उनके कुछ समर्थक दिल्ली के लिए यहां से कूच करेंगे यूजीसी नियमों के विरोध में। तो 7 फरवरी को कूच तो नहीं हो पाया, पुलिस ने रोक दिया, लेकिन उनके पक्ष में स्थानीय एक व्यक्ति जिनका नाम पंकज धवरैया है, वो धरने पर बैठ गए और वो तब से लगातार धरने पर बैठे हैं। आज उनके धरने का 10वां दिन है। 10 दिन उनको धरने पर हो गए हैं, लेकिन धरना उनका स्थानीय जो समाज है उसमें लोकप्रियता पा रहा है। उनसे मिलने के लिए पूरे ब्रज मंडल से, ब्रज क्षेत्र से, यानी आगरा मंडल से, मथुरा, आगरा, अलीगढ़
और यहाँ तक कि दिल्ली तक से लोग आ रहे हैं और विभिन्न सनातन संगठनों की तरफ से उन्हें समर्थन भी मिल रहा है। यानी कि ब्रज में पंकज धवरैया को समर्थन व्यक्त करने वाले लोगों का की कोई कमी नहीं है और काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। तो ये माना जाए कि अलंकार अग्निहोत्री के विचार को ही समर्थन मिल रहा है। तो ये तो ब्रज की स्थिति है, पश्चिम की स्थिति है। बरेली में उनके समर्थक हैं, उनका समर्थन है, क्योंकि बरेली में जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के अधिवक्ता उनके पक्ष में जुटे और हर समय उनके साथ साए की तरह बने रहे, हर समय उनके साथ थे। लेकिन अलंकार अग्निहोत्री को समर्थन की कोई सुगबुगाहट मध्य उत्तर प्रदेश में, जहाँ के वो निवासी हैं, कानपुर में, बुंदेलखंड में, जहाँ अग्निहोत्री ब्राह्मणों का काफ़ी वर्चस्व है, प्रभाव है, और लखनऊ क्षेत्र में, अवध में, अयोध्या के क्षेत्र में, वाराणसी में, गोरखपुर में, यहाँ से कोई विशेष समर्थन की कोई जानकारी नहीं मिल रही है। यानी कि उनका जो विचार है या जो उनकी पार्टी है उसकी व्यापकता अभी प्रदेश व्यापी दिखाई नहीं दे रही। केवल इतना अनुमान है कि पश्चिम में जरूर उनको समर्थन मिला है और दिल्ली से लोग आ रहे हैं, ये खास बात है। तो अभी आने वाले समय में वो पार्टी की घोषणा करेंगे और उसकी संगठनात्मक संरचना की भी घोषणा करेंगे। कैसा संगठन होगा, क्या वो प्रदेश की कार्यकारिणी कोई घोषित करेंगे, क्या उसका नाम होगा, जिलों का संगठन कैसा होगा, या केवल अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर वो संयोजक बनाकर ही या संयोजक बनकर ही पार्टी चलाएंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर अलंकार अग्निहोत्री ने राजनीति में और विशेषकर सवर्ण राजनीति, आज जो राजनीति हो रही है वो सवर्ण, पिछड़ा और दलित, अल्पसंख्यक, इन चार खेमों में बंटकर हो रही है। हम देखते हैं कि समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है। पीडीए में उनका जो कहना है या फार्मूला है वो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक है। बहुजन समाज पार्टी अल्पसंख्यक और दलित समाज और ब्राह्मण समाज को जोड़ के बात करती है। कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट नहीं है कि वो अल्पसंख्यकों के आधार लेकर चलेगी या अपना पुराना वोट बैंक पाने के लिए सवर्णों के लिए कितनी आवाज़ उठाएगी। हालांकि कांग्रेस का जो स्थायी आधार रहा है वो सवर्ण समाज और उसके साथ साथ मुस्लिम और दलित भी उसके साथ थे किसी समय। तो कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उसमें स्पष्टता है। भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह जानती है कि उसका स्थायी जो आधार है, वोट बैंक है या आधार वोट है, ये सवर्ण है। उसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को विस्तारित किया है और उसने पिछड़ों पर फोकस करके पिछड़े क्षेत्र के नेताओं को, पिछड़े वर्ग के नेताओं को आगे बढ़ाकर अपना आधार बढ़ाया। और जब से पिछड़ों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपना जुड़ाव बढ़ाया है तब से उसकी इस सीटों में और सत्ता में भी लगातार वृद्धि हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को व्यापकता में रखा है। तो अलंकार अग्निहोत्री को अगर समर्थन बढ़ता है तो निश्चित रूप से नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि बेस वोट ये भारतीय जनता पार्टी का ही है। जो भी ब्राह्मण वोट या क्षत्रिय वोट अगर उनकी तरफ जाता है, हालांकि जो ये वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का, ये बहुत सूझबूझ वाला है। वो ये भी देखेगा जाने से पहले या निर्णय लेने से पहले कि अलंकार अग्निहोत्री के साथ जुड़ने का भारतीय जनता पार्टी को नुकसान तो होगा, लेकिन फायदा किसे होगा। क्या वो इनका साथ दे के समाजवादी पार्टी को मजबूत करना चाहेंगे? क्योंकि सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को होगा। जहाँ भी अगर सवर्ण समाज का बिखराव होगा या मतों का विभाजन होगा तो लाभ में समाजवादी पार्टी ही होगी। यही कारण है कि इस समय अखिलेश यादव का उत्साह भी बढ़ा हुआ है और वो ये मानकर चल रहे हैं कि सवर्णों में बिखराव से 2027 की राह उनके लिए आसान होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सजग है, वो अपनी रणनीति बनाएगी और हो सकता है बदले भी।
हो सकता है उसका फोकस जहाँ पिछड़ों के साथ था उसी में कुछ वो ब्राह्मण वर्ग को भी अधिक प्रतिनिधित्व देने की कोशिश करेगी, ताकि इस डैमेज को कंट्रोल किया जा सके। अभी देखना बाकी है कि उनकी पार्टी किस रूप में, अलंकार अग्निहोत्री की पार्टी किस रूप में सामने आती है और कितनी प्रभावी होती है, और उनके विचारों में कितनी परिपक्वता है और स्पष्टता है, ये भी देखना पड़ेगा। राजनीतिक सूझबूझ को भी परखना पड़ेगा। प्रशासनिक अफसर होना एक अलग बात है, लेकिन सफल राजनेता होना बिल्कुल दूसरी बात है। उसके लिए अलग तरह का टेम्परामेंट चाहिए, अलग तरह की मानसिकता चाहिए, अलग तरह की जीवन शैली चाहिए, तभी कोई राजनेता सफल होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कोई बहुत उच्च शिक्षित या कोई टेक्नीशियन या किसी वरिष्ठ पद पर रहा व्यक्ति राजनीति में भी उतना ही सफल हो जाए। राजनीति में बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी सूझबूझ वाला अगर है, बहुत सामान्य निम्न स्तर का व्यक्ति भी अगर मिलनसार है, संवाद रखने वाला है, तो वो सफल हो जाता है। तो ये एक नए तरह की जो उत्तर प्रदेश में प्रयोगशाला बना है ब्राह्मण समाज या सवर्ण समाज, इसके परिणाम आने वाले कुछ समय में दिखाई देने शुरू हो जाए। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।